कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप हमें प्रेरित करते रहिएगा, हम अच्छी अच्छी कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। शहर के शोरगुल से दूर यहाँ पहाड़ों की गोद में पहुंचकर पढ़ने के मन को एक अनोखा सा सुकून मिल रहा था। प्रकृति की सुंदरता यहाँ देखते ही बनती थी। हरे भरे और ऊंचे पहाड़ों को देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया था। उसे हरे भरे जंगल और पहाड़ों से अनोखा लगाव था। एक पहाड़ी के ऊपर छोटा सा घर उसे किराए पर मिल गया था। वह पेशे से एक राइटर था और आजकल एक नया उपन्यास लिख रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी रचना भी थी। उसे भी यह स्थान बड़ा मनोरम लगा था। घुमावदार पहाड़ी से नीचे उतरकर 14-15 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर पड़ता था। आते समय वे शहर से थोड़ा जरूरत का सामान खरीद लाए थे। कार से घुमावदार रास्ते पर सफर करते हुए रचना को थोड़ा डर भी लगा, मगर इस जगह की खूबसूरती देखकर वह सारे डर को भूल गई थी। उनके घर से थोड़ी दूरी पर नीचे उतरने पर एक छोटा सा गांव था जिसमें 12 या 13 घर होंगे। वह गांव उनके घर से साफ दिखाई देता था। पहले दिन सफर में थके होने के कारण वे दोनों जल्दी ही नींद की आगोश में चले गए। रात के तकरीबन 11 या 12 बजे के आसपास रचना की नींद खुल गई। कारण था वह भयानक चीख जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई उसके कानों तक पहुंची थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का कत्ल किया जा रहा हो, मगर पढ़ने अब भी गहरी नींद में था। एक बार सो जाने पर चाहे उसके सर पर ढोल बजते हुए वह नहीं उठता था, मगर रचना की नींद छोटे मोटे शोर शराबे में भी खुल जाती थी। वह बिस्तर पर बैठ गई और फिर से कोई आहट सुनने का इंतजार करने लगी। उसे फिर से रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। आवाजें किसी औरत की थी। इतनी रात को यह आवाजें कहां से और क्यों आ रही हैं? ये सवाल रचना के मन में उठने लगा। क्या बाहर कोई भटकती रूह घूम रही है? उसे डर लग रहा था, मगर पढ़ने उसके साथ था। यह सोचकर उसे कुछ हौसला सा मिला। उसे जागते हुए काफी समय हो गया था, मगर फिर कोई आवाज नहीं आई। वह पढ़ने से लिपटकर सो गई। सुबह देर तक सोने के बाद जब उसकी आंख खुली तो पढ़ने वहां नहीं था। हाथ मुंह धोकर और फ्रेश होकर जब वह बाहर निकली तो उसने देखा कि पढ़ने कार के पास खड़ा था। कार के नीचे की जमीन कुछ गीली सी हो गई थी क्योंकि कार में से थोड़ा सा तेल टपक रहा था जो नीचे जमीन पर फैल रहा था। वह उसके पास पहुंची। उसे देखकर पढ़ने ने कहा, इस कमबख्त को भी पता नहीं क्या हो गया। कल अच्छी खासी खड़ी की थी। इधर अब वापस शहर जाकर इसे मैकेनिक को दिखाना होगा। गाड़ी को बाद में संभालते रहना राइटर साहब, चलो कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं। रचना की आवाज सुनकर वह गाड़ी के पास से वापस आया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा देवी जी। यह बात उसने कुछ ऐसे अंदाज में कही कि रचना मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। पास ही बस एक गांव को करीब से देखने के लिए थोड़ी देर बाद ही वे दोनों गांव के रास्ते पर बढ़ रहे थे। देखने में जो गांव बिल्कुल पास लगता था उस तक पहुंचने में उन दोनों को करीब 20 मिनट लग गए। पथरीली जमीन और घुमावदार रास्ते को पार करके वो दोनों गांव में पहुंचे। पक्के और लकड़ी के दोनों तरह के मकान वहां मौजूद थे। गांव में अच्छी खासी चहल पहल थी। चलते हुए जब वे दोनों एक झोपड़ी के सामने से गुजर रहे थे तो रचना की नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी जो दूर से ही एकटक उसको निहार रही थी। चेहरे पर झुर्रियों का जाल सा बना था। बाल उलझे हुए और बिल्कुल सफेद थे उसके। अगर रात में उसे कोई देख ले तो डरकर चीख निकल जाए। उसकी आंखों में कुछ ऐसे भाव थे जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। उसके पास पहुंचकर रचना ठिठक गई। चली जा इन पहाड़ों से वापिस, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा। वह बूढ़ी औरत अचानक ही बोली, क्योंकि आने वाली रातें बहुत भारी पड़ेंगी तुम पर। उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि रचना सिहर सी गई। डर की एक लहर सी उसे अपने जिस्म में उठती हुई सी महसूस हो रही थी। अभी पढ़ने कुछ कहने ही वाला था कि एक आदमी बोल उठा, पगली है साहब ये तो, इसकी बातों पर ध्यान न देना। सारे परिवार को खोकर बेचारी पगला गई है। 2-3 घंटे बाद दोनों वापस अपने घर लौटे। कुछ देर आराम करने के बाद पढ़ने ने रचना से कहा कि उसे गाड़ी की मरम्मत करवाने के लिए नीचे शहर जाना होगा। पता नहीं क्यों रचना यहाँ अकेले रहने से डर रही थी, मगर पढ़ने ने कहा कि वह शाम से पहले वापिस आ जाएगा। पढ़ने ने गाड़ी स्टार्ट की और नीचे शहर की तरफ मोड़ ली। रचना का ध्यान उस बूढ़ी की कही बातों पर बार बार जा रहा था।
ऐसा क्या है जो उसने यहाँ देखा है? क्या वह सचमुच पागल है? वह घर से बाहर निकली। उसने आज पहली बार ध्यान किया कि यहाँ पर एकमात्र यही मकान है। आसपास टूटे मकानों का कुछ मलबा सा इधर उधर बिखरा पड़ा था। बस यह मकान यहाँ अकेले में क्यों है? बाकी मकान कैसे टूटे? ऐसे कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे जिनका जवाब उनके पास नहीं था। फिर कुछ सोचकर वह घर से थोड़ा और आगे की ओर निकल गई। थोड़ी देर बाद उसे दूर एक औरत दिखाई दी। रचना ने उसे आवाज दी तो वह रुक गई। रचना ने उससे पूछा कि एक मकान को छोड़कर बाकी मकान टूटे हुए क्यों हैं? क्या पहले भी यहाँ कोई गांव बसा हुआ था? वह औरत जिसका नाम शांता था, उसने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ आबादी थी, घर थे, मगर यहाँ से सभी नीचे वहां जाकर बस गए और एक नया गांव बसा लिया। मगर क्यों? रचना ने पूछा। उसने बताया क्योंकि इस जगह को सब श्रापित मानने लगे थे, क्योंकि इस जगह पर कचरी नाम की एक लड़की की आत्मा भटकती थी और कहते हैं कि वह आज भी रातों में यहाँ भटकती हुई दिखाई दे जाती है। वह चीखती है, चिल्लाती है। उस पहाड़ी औरत की बातों ने रचना को डरा दिया था। उस औरत की जाते ही उसने जल्दी से पढ़ने को फोन लगाया और पूछा कि वह कब तक वापिस आएगा। उसने बताया कि वह कुछ देर में ही वहां से चल देगा, गाड़ी ठीक हो चुकी है। अब शाम होने में कुछ ही समय बचा था। कल जो ये खूबसूरत जगह रचना के मन को भा गई थी, आज यही जगह उसके मन में खौफ पैदा कर रही थी। अब रचना चाहती थी कि वह जल्द से जल्द इस मनहूस जगह को छोड़ दे। काले काले बादल घुमड़ आए थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। रचना घर के भीतर आ गई। कुछ देर बाद ही तेज बारिश शुरू हो गई और एक बार शुरू होकर लगातार होती ही रही, यहाँ तक कि शाम हो गई। रचना का दिल बैठने लगा था। वह इस घर में अकेली कैसे रहेगी? तेज बारिश के कारण पढ़ने को भी वहीं रुकना पड़ा था। उसे रचना की चिंता होने लगी थी, मगर इतनी तेज बारिश में इन खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ना जानलेवा हो सकता था। बारिश बंद होने तक रात के 8 बज चुके थे। पढ़ने ने जल्दी से गाड़ी निकाली और पहाड़ों की चढ़ाई शुरू कर दी। इधर रचना को एक एक पल भारी लग रहा था। उसने खाना बना रखा था, लेकिन बिना खाए पिए ही वह बिस्तर पर लेट गई। अभी उसे लेटे हुए कुछ ही समय हुआ था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। रचना ने सोचा कि पढ़ने आ गया होगा। वह जल्दी से दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर कुछ सोचते हुए वह रुक गई और उसने पूछा, पढ़ने, क्या तुम हो? मगर बाहर से कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई तेज तेज सांसें ले रहा हो। रचना सर से पांव तक कांपकर पीछे हट गई। दहशत उसके चेहरे पर नाच रही थी। उस पहाड़ी औरत की कई बातें उसके जहन में कौंध गई और उस बूढ़ी माई की चेतावनी, आने वाली रातें बहुत भारी पड़ेंगी तुझ पर। उसने डरते हुए इधर उधर निगाह दौड़ाई और कोने में रखा हुआ एक मोटा डंडा उठा लिया ताकि वह आने वाले खतरे से निपट सके। ठीक उसी समय एक रूह कपा देने वाली चीख से सारा इलाका थर्रा उठा। रचना के हाथों ने थामा हुआ डंडा दूर जा गिरा। वह कांप कर रह गई थी। यह वही चीख थी जो उसने कल सुनी थी। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और पढ़ने का नंबर डायल किया, मगर फोन नहीं मिल सका। शायद खराब मौसम के कारण नेटवर्क चला गया था। उधर सांप से लहराते रास्तों पर पढ़ने की कार भागी जा रही थी। अचानक उसे सामने एक पेड़ के नीचे कोई सफेद सा साया नजर आया। घना अंधेरा, दूर दूर तक बस सन्नाटा। एक पल के लिए पढ़ने कुछ डर सा गया, क्योंकि उसने पहाड़ों की बुरी आत्माओं के बारे में बहुत सी कहानियां सुन रखी थी। रात का समय और सुनसान इलाका वैसे ही किसी को डराने के लिए काफी होता है, ऊपर से यह नई आफत। कुछ सोचकर अगले पल उसका पैर एक्सीलेटर पर दबता गया। उसके जबड़े सख्ती से बिछे हुए थे। गाड़ी की रफ्तार एकाएक तेज हो गई। उस जगह से गुजरकर उसने कुछ राहत की सांस ली। वह पेड़ के नीचे क्या था? कोई शैतानी आत्मा, कोई छलावा? वह अभी इतना सोच ही रहा था कि उसकी कार के बोनट पर जैसे कुछ आ गिरा। पढ़ने सिहर उठा। सफेद कपड़ों में लिपटी भयावह आकृति थी वह। एकदम से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। कुछ समय के लिए उसका ध्यान भटका और तेज रफ्तार गाड़ी गहरी खाई की तरफ भाग ली। खतरे का एहसास होते ही पढ़ने ने गाड़ी दूसरी तरफ तेजी से मोड़ दी। नतीजा, खाई से बचते हुए वह पहाड़ी के एक हिस्से से जा टकराई। पढ़ने का सिर स्टीयरिंग से टकराया और उसके मुंह से चीख निकल गई। उधर कुछ पल की खामोशी के बाद बाहर से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। रचना की घिग्गी बंद गई। वह ऐसे हालात में फंस गई थी जहां से निकलना उसे असंभव लग रहा था।
वह भगवान को याद करने लगी। उसने थोड़ी सी खिड़की खोलकर बाहर झांका। वहां से थोड़ी दूरी पर एक विशाल पेड़ था। उसके नीचे रचना को कोई साया खड़ा हुआ महसूस हुआ। बारिश थम चुकी थी, मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली चमक जाती थी। अब की बार जो ही बिजली चमकी, पेड़ के नीचे का साया साफ दिखाई दिया। लाल रंग के कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। बिखरे बाल और लाल अंगारों सी आंखें थी उसकी। आंखें इस अंदाज में फैली हुई थी जैसे अभी बाहर निकलकर गिर पड़ेगी। उसे देखकर लग रहा था कि वह कोई चुड़ैल या डायन है। रचना का दिल तब डर से बैठ गया जब उसने गौर किया कि वह गुस्से में इधर ही देख रही है। और फिर अचानक ही वह उस घर की तरफ बढ़ने लगी जहां रचना रुकी हुई थी। आंखों में खतरनाक भाव थे उसके। रचना ने कांपकर खिड़की बंद कर दी और पीछे हट गई। कुछ पल बाद ही दरवाजे पर जैसे एक ठोकर सी पड़ी। भड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा हिला और रचना भी डर से चीख पड़ी। लहू जमा देने वाली आवाज आ रही थी बाहर से। मार डालूंगी तुझे, तेरा लहू पी जाऊंगी। खाई से बचने के चक्कर में पड़ने की कार पहाड़ी के एक हिस्से से जा टकराई। जोरदार धमाका हुआ और पड़ने की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ समय बाद जब वह संभला और बाहर निकलकर इधर उधर देखा तो अंधेरा जैसे साय साय कर रहा था। एक्सीडेंट होते ही वह सफेद साया जाने कहां गायब हो गया था, मगर उसका डर अब भी पड़ने के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। जब वह थोड़ा खौफ से उबरा तो उसे अपने माथे पर तेज पीड़ा का अनुभव हुआ। स्टीयरिंग से टकराने के कारण वहां एक घूमर सा उभर आया था। दाएं हाथ में भी दर्द था। उसने गाड़ी के आगे पीछे घूमकर देखा तो पाया कि आगे की एक लाइट टूटकर लटक रही थी। दाईं तरफ का हिस्सा थोड़ा पिचक गया था। पढ़ने ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि इतनी भयंकर टक्कर के बाद भी वह सही सलामत है और गाड़ी को भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। रात और ज्यादा गहराने लगी थी। उसे रचना की चिंता हो रही थी, इसलिए वह वहां से चलने की सोचने लगा। तभी उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया जिसके एक हाथ में एक लकड़ी थी। पास आकर उसने पढ़ने से कहा कि आप रात को यहाँ मत रुकिए क्योंकि भटकती रूहों का यहाँ बहुत खतरा है। पढ़ने ने उसे बताया कि एक सफेद साए के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर वह आदमी कांप गया और बोला, वह जरूर राका होगा। जब पढ़ने ने पूछा कि कौन राका, तो उस आदमी ने कहा, सब कुछ बता दूंगा आपको, पहले आप यहाँ से अभी चलिए। पढ़ने ने कार की खिड़की खोली और अंदर बैठ गया। उसके साथ वाली सीट पर वह आदमी भी बैठ गया। 2-3 कोशिशों के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। पढ़ने ने गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा दी। बातों बातों में उस आदमी ने बताया कि रास्ते में थोड़ी दूर उसका गांव पड़ता है, वह वहां उतर जाएगा। पढ़ने ने सोचा कि 2 लोग होंगे तो और भी अच्छा रहेगा। उसने राके के बारे में उस आदमी से पूछा तो उसने बताया कि कुछ सालों पहले पास के एक गांव में राका और उसकी बहन कजरी रहते थे। कजरी बहुत सुंदर थी और राका बहुत लंबा तगड़ा आदमी था। फिर एक दिन कजरी को पहाड़ों में आए एक परदेशी से प्यार हो गया। परदेशी ने उसके जिस्म और भावनाओं को खेलकर उसको छोड़ दिया। कजरी यह सब सहन नहीं कर सकी और एक पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। परदेसी जब यहाँ से भाग रहा था तो रास्ते में उससे राका भिड़ गया और भागते परदेसी की गाड़ी के सामने चट्टान की तरह अड़ गया। मगर डरते परदेसी ने गाड़ी नहीं रोकी। गाड़ी की सीधी टक्कर से राका भी मारा गया, मगर गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ने के कारण वह भी गहरी खाई में जा गिरी और परदेसी भी मारा गया। तब से राका और उसकी बहन कजरी दोनों की रूहें यहाँ भटकती हैं। कई गाड़ियों का एक्सीडेंट राका की रूह के कारण हो चुका है। आज भी वह रातों में यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों के सामने आ जाता है। जिसकी किस्मत अच्छी होती है वह बच जाता है और जो अभागा होता है वह गहरी खाई में गिरकर मर जाता है। कजरी की चीखें आज भी उसके गांव के आसपास रातों में सुनाई दे जाती हैं। उसके खौफ से गांव उजड़ गया और थोड़ी दूरी पर दूसरा गांव बसाया गया। जिस गांव का जिक्र वह आदमी कर रहा था वह गांव पढ़ने को वही लग रहा था जिसमें वो और रचना रुके हुए थे। वहां भी एक घर के सिवा बस आसपास सब उजाड़ ही है और नजदीकी दूसरा गांव भी है। रचना वहां अकेली है। कजरी की आत्मा कहीं उसको कुछ नुकसान न पहुंचा दे। अब सारा मामला पढ़ने की समझ में आ चुका था, इसलिए वह जल्दी से रचना के पास पहुंच जाना चाहता था। उस आदमी से सारी घटना जानकर एक विचार पढ़ने के दिमाग में कौंध उठा और उसने पूछा, जब राका का यहाँ इतना ही खौफ है तो तुम यहाँ रात को कैसे बाहर निकल आए थे? क्या तुमको उसका डर नहीं? पढ़ने की इस बात पर वह मुस्कुरा उठा। जो बात तुमको सबसे पहले पूछनी चाहिए थी उसको तुम अब पूछ रहे हो। हाँ, ये सच है कि मुझे डर नहीं लगता राका से। उसकी इस बात का मतलब पढ़ने समझ नहीं पाया।
तो उसने पूछा, क्यों? उसने जो जवाब दिया उसकी आशा पढ़ने को बिल्कुल भी नहीं थी। उसने पढ़ने की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मैं ही राका हूं। पढ़ने के दिमाग में धमाका सा हुआ। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके साथ कार में बैठा हुआ आदमी एक भटकती रूह है। वह रूह जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हुआ और जो अब धीरे धीरे वापस अपने असली रूप में आ रही थी। सफेद लिबास में लिपटी हुई भयानक आत्मा अब पढ़ने को अपने सिर पर मौत नाचती हुई दिखाई दे रही थी। एकाएक राका नामक शैतान ने उस पर अपने तीखे नाखूनों से हमला बोल दिया। पढ़ने दर्द और डर से चीख पड़ा और एक बार फिर से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, मगर पढ़ने ने स्पीड घटाते हुए उसे कंट्रोल कर लिया। डर में भी उसका दिमाग बचाव का तरीका सोच रहा था। एकाएक उसने स्टीयरिंग के पास मौजूद दराज में रखी हनुमान चालीसा को निकालकर उस शैतान के सामने कर दिया और उसके मुंह से निकल रहा था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तहु लोक उजागर। और आश्चर्यजनक रूप से इसका असर हुआ। राका का भूत चिल्लाने लगा और वहां से गायब हो गया। खौफ का नंगा नाच रचना के सिर पर भी हो रहा था। बाहर मौजूद कजरी चुड़ैल दरवाजा तोड़ने पर उतारू थी और रचना अंदर डर से थर-थर कांप रही थी और चिल्ला रही थी, चली जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कजरी चुड़ैल बाहर हंस रही थी, हा हा हा, चली जाऊंगी मगर तेरा खून पीकर। और इसी के साथ फिर से एक जोरदार ठोकर सी दरवाजे पर पड़ी। रचना को लग रहा था कि अगर ऐसे ही दरवाजे पर चोट पड़ती रही तो दरवाजा टूटने में देर नहीं लगेगी, और उसके बाद आगे की सोचकर वह कांप उठी। मगर इससे पहले कि वह चुड़ैल अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाब हो पाती, खुद उसी की चीख गूंज उठी और वह चिल्लाकर दरवाजे से पीछे हट गई, क्योंकि गांव में वह बूढ़ी औरत वहां पहुंच चुकी थी जिसने दिन में रचना को चेतावनी दी थी। उसने एक हाथ में जलती हुई लकड़ी थाम रखी थी और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा तावीज पकड़ रखा था। पता नहीं उस तावीज में ऐसा क्या था कि वह चुड़ैल वहां से भाग गई। रचना ने दरवाजा खोला तो सामने वह बूढ़ी औरत और उसके साथ एक 15-16 साल का लड़का खड़ा था। अब रचना वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। वह उन दोनों के साथ आज की रात गांव में उनके साथ ही बिताने के लिए चल पड़ी। अभी वे कुछ ही दूरी पर जा पाए थे कि उसने थोड़ी ही दूर मौजूद एक पेड़ पर उनको वही चुड़ैल दिखाई दी जो कि उल्टी लटकी हुई थी। फिर से रचना को डर के मारे पसीने छूटने लगे। बूढ़ी औरत ने उसे कहा, डर मत, वरना यह तुझ पर कब्जा कर लेगी और उसके बाद यह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। जब तक मेरे हाथ में यह तावीज है यह हमसे दूर ही रहेगी। चुड़ैल तरह तरह से उनको डराने का प्रयास कर रही थी। तब तो रचना की चीख ही निकल गई जब उसने देखा कि वह चुड़ैल फांसी के फंदे पर लटकी दिखाई दे रही है और अपने हाथ पैर भी पटक रही है, जैसे कि सचमुच उसका दम ही घुट रहा हो। कुछ पल हाथ पांव पटक कर वह शांत हो गई, जैसे कि मर गई हो, और फिर एकदम से उसने लटके लटके ही अपनी आंखें खोल दी और हंसते हुए वहां से गायब हो गई। अभी वे गांव में पहुंचने ही वाले थे कि उनको रास्ते में पढ़ने की कार आती दिखाई दी। रचना की जैसे जान में जान आ गई। पढ़ने ने भी रचना को सही सलामत देखकर चैन की सांस ली। अब वे सभी मिलकर गांव में चले गए और रात को उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी में ही रुक गए। ये भयानक रात किसी तरह कट गई। सुबह उठते ही पढ़ने गुस्से में होकर उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने उसको ये भूतिया जगह किराए पर दी थी। उसका नाम जगन था और जब उसने गांव वालों को जगन का हुलिया बताया तो सबने जो बात उसे बताई उसे सुनकर पढ़ने भी दहल उठा। सबने कहा कि जगन को मरे हुए कई साल हो चुके हैं और उसे कजरी की रूह ने ही मारा था। उसके बाद कई और आदमी को जब वह मार चुकी थी तो गांव वालों ने वह जगह छोड़कर यहाँ आकर गांव बसाया। तो क्या यह जगह किराए पर देने वाला जगन नहीं बल्कि उसका भूत था? यह सोचकर ही रचना तो दहल उठी थी। इतना कुछ होने के बाद भी पढ़ने अब यहाँ से तभी जाना चाहता था जब इस कजरी चुड़ैल का खात्मा हो जाए। उसने अपने दिल की बात गांव वालों को बता दी। गांव वाले भी उसका साथ देने को तैयार हो गए, मगर उसको खत्म करने का रास्ता केवल बूढ़ी माई ही बता सकती थी, जिसके ये लोग पागल समझते थे। तब बूढ़ी माई ने कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर उत्तर दिशा में माँ काली का पुराना मंदिर है। वहां से हमें माता का त्रिशूल लाना होगा और अमावस्या की काली रात में उसी त्रिशूल से उस चुड़ैल का खात्मा किया जा सकता है। बूढ़ी माई के कहे मुताबिक पढ़ने माँ काली के मंदिर से त्रिशूल लाने के लिए तैयार हो गया। उसके साथ गांव के 2 मजबूत कद काठी के युवक भी जाने के लिए तैयार हो गए, जिनके नाम मानव और सौरभ थे। दोनों को आसपास के सभी पहाड़ी रास्तों की भली भांति जानकारी थी।
सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास उन्होंने मंदिर तक जाने के लिए यात्रा शुरू कर दी थी। उनके जाने से पहले बूढ़ी माई ने चेतावनी दे दी थी कि ध्यान रहे, तुम्हें हर हाल में अंधेरा होने से पहले वापस लौटना होगा, वरना कजरी की आत्मा तुमको रास्ते में ही मार डालेगी, क्योंकि वह हर हाल में तुमको काली माँ का त्रिशूल लाने से रोकेगी। बूढ़ी माई ने तीनों की कलाइयों पर अभिमंत्रित धागे बांधे और कहा कि जब तक ये धागे तुम्हारी कलाइयों पर रहेंगे, कोई भी शैतानी बला तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। उन्होंने थोड़ा बहुत खाने का सामान लिया और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए 2 नुकीले हथियार भी संभाल लिए। कुछ ही समय में वे तीनों गांव को पीछे छोड़कर पहाड़ों की ऊंची ऊंची पगडंडियों पर चल रहे थे। घुमावदार रास्ते और ऊंचे पहाड़ों से गुजरते हुए अब वे एक ऐसी जगह पर जा पहुंचे थे जहां की सुंदरता देखकर पर ने अपनी सुध बुद्धि खो बैठा था। सुंदर झरने से कलकल बहता हुआ निर्मल जल और गगनचुंबी पहाड़ियों पर रुई के सफेद फाहे जैसे बादल अपनी अनोखी छटा बिखेर रहे थे। एक पल के लिए पर ने सारे तनाव और सारे डर भूल गया था, मगर अगले ही पल उसको अपना लक्ष्य याद आ गया कि उसे हर हाल में अपनी मंजिल पर पहुंचकर मां काली का त्रिशूल हासिल करना है। इसलिए वह मजबूत हौसले के साथ दोनों युवकों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। मंदिर तक पहुंचने के लिए उनको अभी कम से कम 4 या 5 किलोमीटर और चलना था। मानव सबसे आगे चल रहा था, उसके पीछे पढ़ने था और सबसे पीछे सौरभ चल रहा था। एक जगह पर रुककर मानव ने कहा, सावधान, आगे का इलाका हमको ध्यान से पार करना होगा, क्योंकि वहां से आगे भिगोल का जंगल शुरू हो जाता है। भिगोल का जंगल? वह क्या भला है? पढ़ने ने हैरानी से पूछा। इसका जवाब सौरभ ने दिया। कहा जाता है कि ये खूंखार जंगली जानवरों के साथ साथ भटकती हुई रूहों का भी ठिकाना है, और उन आत्माओं पर राज करने वाला खतरनाक शैतान है भिगोल, जो कभी काले जादू का शहंशाह कहलाता था, मरकर वह और भी खतरनाक हो गया है। यहाँ भूलकर भी कोई नहीं आता है। उनकी बातें सुनकर पढ़ने के शरीर में डर से एक झुरझुरी सी दौड़ गई, मगर जल्दी उसने खुद को संभालते हुए पूछा, अगर यहाँ कोई नहीं आता तो फिर हम क्यों आए? क्योंकि इसके सिवा मंदिर तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसका जवाब मानव ने दिया। तो क्या अब हम सुरक्षित इस जंगल को पार कर सकेंगे? बूढ़ी माई ने कहा था कि रात होने से पहले लौट आना। उनकी इस बात का अर्थ यह भी था कि दिन के समय शैतानी ताकतें कुछ खोखली सी रहती हैं, इसलिए हम इस जंगल को पार कर ही लेंगे, मानव ने कहा। मगर इसका मतलब यह मत समझ लेना कि कोई खतरा ही नहीं होगा। उसके बाद वे तीनों उस रहस्यमयी जंगल में प्रवेश कर गए जिसको भिगोल का जंगल कहते थे। आश्चर्यजनक रूप से यहाँ गहरी शांति थी। पेड़ पौधों पर कोई भी पशु पक्षी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सूखे पत्तों पर उनके जूते पड़ने से केवल चरमराहट की आवाजें ही उनके कानों में पड़ रही थी। गहरा जंगल होने के कारण यहाँ जैसे शाम होने का आभास हो रहा था। चारों ओर धुंध सी छाई होने के कारण दिन भी जैसे रात का आभास करवा रहा था। अभी वे जंगल में थोड़े से ही चले थे कि आगे चलते हुए मानव को सामने 2 चमकीली आंखें दिखाई दी। उसने अपना नुकीला हथियार संभाल लिया। मामले का आभास होते ही पढ़ने का दिल धक धक कर उठा। ठंड होने के बावजूद उसके माथे पर पसीना उभर आया। सौरभ भी हथियार संभाले उससे आगे निकल गया और बड़बड़ाया, भिगोल ने अपनी चाल खेल दी है। वह इस मौसम का फायदा उठाना चाहता है जो बिल्कुल रात की तरह ही है। अब वह दिन होने के बावजूद भी अपनी आधी अधूरी ही सही मगर शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेगा। सामने जो मुसीबत थी वह कोई जंगली जानवर था या फिर भिगोल शैतान का भेजा हुआ कोई दरिंदा। पन्ने ये सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में भयंकर गुर्राहट पड़ी। पन्ने के कानों में पड़ने वाली भयंकर गुर्राहट आखिर किसकी है? किसी जंगली जानवर की या भिगोल की किसी शैतानी ताकत की? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें।